दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस YouTube चैनल में मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, क्या भारत सुपर पावर बन चुका है? सुपर पावर बन चुका है यह कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सुपर पावर बनने के दौड़ में भारत काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ कि भारत सुपर पावर के दौड़ में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ पा रहा हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ दोस्तों, मैं एक एक घटना गिनाना चाहता हूँ आपको। 4 जून को जब कंफर्म हो गया कि मोदी की सरकार रिपीट हो रही है, तो और उसी समय उसके कुछ घंटों 4 जून को कंफर्म हुआ कि मोदी की सरकार बन रही है, और कुछ घंटों में फिर ये न्यूज़ आता है कि अजीत डोभाल जो कि भारत के NSA हैं, उनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वो छुट्टी चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें कहा कि नहीं, और 5 साल आप संभालिए, उसके बाद देखेंगे। तो ये न्यूज़ जब अजीत डोभाल वाली न्यूज़ जब कंफर्म होती है, और उसके 24 घंटे के अंदर में अमेरिका के NSA जैक सुलिवान वो दिल्ली में रहते हैं। मतलब अजीत डोभाल की न्यूज़ कंफर्म होती है, उसके 24 घंटे के अंदर जैक सुलिवान भारत में रहते हैं। तो सोचिए अमेरिका भारत को किस प्रायोरिटी में ले रहा है, किस दर्जे पे ले रहा है। अमेरिका के टॉप प्रायोरिटी में अभी भारत है। तो वो अपने राष्ट्रीय NSA जो है जैक सुलिवान को भारत भेजता है। 24 घंटे के अंदर 5 जून को वो भारत में रहते हैं, और उनकी मीटिंग NSA अजीत डोभाल से भी होती है। उनकी मीटिंग S जयशंकर जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनसे होती है, और उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी से भी होती है। मतलब वो अमेरिका का कोई एक ज़रूरी संदेश लेके आए। और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को जैक सुलिवान से मिलने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन चूंकि एक सुपर पावर के यहाँ से एक दूत आया है और वो मिलना चाहता है, तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे मीटिंग की। तो जिस हिसाब से अमेरिका भाग कर आया भारत, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि मोदी की सरकार रिपीट हो। मोदी की सरकार रिपीट होने का मतलब है पश्चिम देशों का हमेशा वो तलवार की नोक पे मोदी रखते हैं। अभी पश्चिम देशों की हालत ख़राब है। जितने पश्चिम देश हो, यूरोपियन देश हो, उनकी हालत काफ़ी कुछ भारत पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस हिसाब से जब ऋषि सुनक थे, अभी तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर है, जब ऋषि सुनक थे उन्होंने भारत को बधाई दी थी। इसलिए बधाई दी थी कि भारत ने करीब 1500 विमान का ऑर्डर दिया था। तो इस विमान के ऑर्डर से 2 कंपनियों को ऑर्डर गया था, एक एयरबस और एक बोइंग को ऑर्डर गया था। तो ये जो ऑर्डर करीब 1,500 प्लेन का ऑर्डर किसी एक देश से निकल के आना, और ये ऑर्डर पश्चिम देश के किसी कंपनी को मिलना। अच्छा, ये कंपनियां कहाँ पर हैं? कुछ इनका पार्ट्स फ्रांस में बनता है, कुछ इंग्लैंड में बनता है, कुछ USA में बनता है। तो ये 2 कंपनियों को करीब 1,500 प्लेन का ऑर्डर मिलना मामूली बात नहीं था। तो ये ऑर्डर जब गया उनके पास, तो ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू कहा था, क्योंकि ये ऑर्डर मिलने से इनकी ये 2 कंपनियों को फर्दर काम मिल गया। नहीं तो इनके पास काम का प्रॉब्लम था। माने बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले थे, जिस भारत के कारण उनका एम्प्लॉयमेंट कुछ दिनों के लिए बढ़ गया। तो अब वो समझ गए हैं कि भारत की महत्ता क्या है। भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाली है। अब मोदी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी। तो अब USA भी उसी हिसाब से भारत को अहमियत दे रहा है, जिस हिसाब से अमेरिका दे रहा है। तो अमेरिका सोच रहा था कि शायद मोदी रिपीट नहीं होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हमारा जो पहले वाला जो रुतबा था भारत में वही रहेगा। तो ये सोच के वो लोग आस लगाए बैठे थे कि मोदी की सरकार जा रही है
और उन्होंने पीछे से काफ़ी सोशल मीडिया में कांग्रेस को सपोर्ट किया, जो अभी निकल कर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पता चल रहा है कि अमेरिका ने किस हिसाब से कांग्रेस को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया हो गया, एनजीओ जो कि कांग्रेस सपोर्टेड एनजीओ है, उनको फंडिंग किया गया। जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका में ही रहता है, उसने तो कहा था कि मोदी की सरकार हटाओ, मैं इतना 1000 करोड़ रुपया वो लेके बैठा हुआ है कि मोदी की सरकार हट जाए। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि मोदी की सरकार रिपीट हो, लेकिन जब मोदी की सरकार रिपीट हो गई तो अपना बिजनेस तो करना ही है, क्योंकि अमेरिका के भारत के बिना अमेरिका का चलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के दिन में इंडियन डायस्पोरा जिस हिसाब से स्ट्रांग हो गया है और भारतीय जिस हिसाब से अमेरिकी कंपनियों में अपनी नाम का डंका बजा रहे हैं, अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, तो उससे भारत की महत्ता तो अलग रूप से बढ़ती है। तो जैक सुलिवान भाग कर आए, जो अजीत डोभाल से मिले, अपनी पोस्चरिंग सेट की उन्होंने कि अब उनको मालूम चल गया 5 साल इनको मोदी से ही डील करना है, तो उन्होंने अपना गोटी वोटी जहाँ सेट करना था सेट करके गए। उसी हिसाब से जो इंग्लैंड की अभी नई सरकार बनी, इंग्लैंड की सरकार बनी हुई कितने हुए, 10 दिन नहीं हुए, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है डेविड लेमी, वो भागकर हिंदुस्तान आ गए। उनको भी भारत से गोटी सेट करना है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था को अगर भारत का पुशबैक नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था वहाँ भी ढीली रहेगी, और ढीली तो है वहाँ पे। तो उनको भी भारत का सपोर्ट चाहिए। इंग्लैंड भारत से एफटीए साइन करना चाहता है। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि इंग्लैंड में बनती है और उनको मार्केट की दरकार है। मार्केट कहाँ पर है? भारत में है, इंडिया में मार्केट है। अच्छा, वहाँ से तो वस्तु बन के आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर उसमें ड्यूटी वगैरह लग गया तो वस्तु बिकेगी नहीं, महंगा बिकेगा नहीं। इंडियन कंज्यूमर को सस्ता माल चाहिए। तो इंग्लैंड इसीलिए एफटीए करना चाहता है कि कुछ वस्तुओं जो इंपोर्ट होगी इंग्लैंड से भारत में, उस पर ड्यूटी वगैरह कम किया जाए। तो ये एफटीए करीब 4 साल से इंग्लैंड ट्राई कर रहा है कि भारत से एफटीए साइन हो जाए, लेकिन भारत की जो बार्गेनिंग पावर अभी बढ़ गई है, भारत इसमें काफ़ी छूट चाहता है, बार्गेनिंग करना चाहता, बार्गेन करना चाहता है, बार्गेन कर रहा है, जिसके कारण एफटीए साइन नहीं हो पा रहा है। बट एफटीए, बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय बोरिस जॉनसन आए थे, आपको याद होगा, एक फ़ोटो उनका काफ़ी वायरल हुआ था, जो बेंगलोर के एक जेसीबी कंपनी में जाकर वो जेसीबी पे चढ़ के फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे, जिसके कारण उनको काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन बोरिस जॉनसन के टाइम से इंग्लैंड चाह रहा है कि भारत के साथ एफटीए साइन हो जाए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, ताकि वो इंग्लैंड का जो सामान है भारत में बिक सके बिना ड्यूटी का, या एक मामूली ड्यूटी के हिसाब से बिके, ताकि भारत को भी सस्ता माल मिल सके, भारत के लोगों को, भारत के कंज्यूमर को सस्ता माल मिले। लेकिन एफटीए साइन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक कारण है, मोदी काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। मोदी बनिया है और वो बार्गेनिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है, और अगर परचेज प्राइस हमें कम पड़ेगा तो हम माल भी सस्ता में भारत के लोगों को दे पाएंगे। बोरिस जॉनसन के टाइम से इंग्लैंड ट्राई कर रहा है, बोरिस जॉनसन नहीं कर पाए। उसके बाद ऋषि सुनक आए, उसके बाद और एक लिज ट्रूस आई थी, वो हालांकि उसकी 40 दिन की सरकार थी, वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाई। उसके बाद ऋषि सुनक आए, उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया, लेकिन बात कहीं ना कहीं बन नहीं पाई, बिगड़ गई। इसके बाद अभी केयर स्टारमर आए। केयर स्टारमर भी चाहता है कि भारत के साथ एफटीए साइन हो, क्योंकि एफटीए साइन होगा तो ये एफटीए साइन होने से इंग्लैंड की इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा पुश मिलेगा, सो दैट उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी डावाडोल है, जैसे और यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी डावाडोल है, उसी हिसाब से इंग्लैंड की भी इकोनॉमी काफ़ी डावाडोल है। तो इंग्लैंड की इकोनॉमी को भारत का पुश चाहिए चलने के लिए, तो इसीलिए वहाँ के विदेश मंत्री 10 दिन के अंदर भारत आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है। उनका भी वन लाइन एजेंडा है, एफटीए किसी तरह भारत के साथ साइन हो जाए। तो अभी क्या है कि हर देश भारत के साथ रिश्ते अपना सुधारना चाहता है। अभी भारत का बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने भारत को बजट
भारत में बजट पेश किए, लेकिन जिस हिसाब से पड़ोसी देशों को पैसा दिया गया, ऐसा पहले शायद नहीं हुआ है। पहले इस बात को भारत काफ़ी नॉमिनल हेल्प कर पाता था, कुछ 1-2 देशों को दे पाता था, लेकिन अभी जिस हिसाब से भारत ने करीब 7-8 देशों को पैसा दिया है जो भारत के पड़ोसी देश है। एक्सेप्शन खाली पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उसने 1 कौड़ी नहीं दी, लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी देश है, इवन के मालदीव से भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खराब रहे थे, लेकिन मालदीव्स को भी भारत ने पैसा दिया है, अपने बजट में आवंटन किया है कि मालदीव्स को हम इस साल में 24-25 साल में 24-25 जो अकाउंटिंग ईयर है इसमें इतना पैसा मालदीव्स को देंगे। तो दोस्तों मैं एक बार लिस्ट पढ़ना चाहता हूँ, भारत किसको कितना दे रहा है। भारत भूटान को दे रहा है 2068 करोड़, चूँकि भूटान लैंडलॉक कंट्री है और वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत लेता है, तो इसलिए भारत भूटान को दे रहा है 2068 करोड़ रुपए। उसके बाद बांग्लादेश को दे रहा है 120 करोड़ रुपए, म्यांमार को दे रहा है 259 करोड़, मालदीव्स को दे रहा है 400 करोड़। मालदीव से रिलेशन चूंकि इससे खराब भी रहा है भारत के, लेकिन फिर भी देखता है कि अगर वो चाइना के पाले में पूरा चला जाए तो इससे भारत के हितों को नुकसान होगा, इसलिए वो मालदीव्स को भी 400 करोड़ दे रहा है। पिछली बार भी 400 करोड़ रुपये मालदीव्स को उसने दिया था। नेपाल को 700 करोड़, नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है, किसी सी से उसका रूट नहीं है और नेपाल पूरी तरह से भारत पे डिपेंड करता है। वहाँ के लोग भारत में आके नौकरी करते हैं और वहाँ के लोग भारत के फौज में भी है, तो नेपाल को 700 करोड़ रुपया दे रहा है। नेपाल हर चीज़ पे, पेट्रोल चाहिए, नमक चाहिए, राशन चाहिए, हर चीज़ भारत से जाता है वहाँ पे, तो भारत पे फुल्ली डिपेंडेंट है, इसलिए नेपाल को भी भारत ने इस बार 700 करोड़ रुपया देने का बजट में आवंटन किया है। श्रीलंका को 245 करोड़, श्रीलंका को मालूम है अभी श्रीलंका की इकोनॉमी में ठीक करने में भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखा और इसके कारण श्रीलंका को भी इसके अलावा, उस हेल्प के अलावा श्रीलंका को 245 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो इस तरह म्यांमार को भी दिया गया है। तो इस तरह जितने पड़ोसी देश हैं सबको भारत ने करोड़ों रुपए दे, किसी को 1000 करोड़, किसी को 100 करोड़, इस हिसाब से दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है, पाकिस्तान आतंकवाद भारत में फैलाता है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे चूँकि वहाँ हिंदुओं को भगा दिया गया है, कुछ मामूली हिंदू कुछ रह गए वहाँ पे। तो दोस्तों ये सब घटनाओं से पता चल, अच्छा ये जो बजट का आवंटन हुआ इसको देख के पाकिस्तान के एक एनालिस्ट है कमर चीमा, वो कहता है कि भारत को पाकिस्तान को भी देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भारत अब मुंह नहीं लगाता, उसको इग्नोर करके इंडिया पाकिस्तान की हालत खाली पाकिस्तान को इग्नोर करके ख़राब कर दिया। विदाउट बुलेट पाकिस्तान की हालत अभी जो हो गई है, बुलेट मारने के बाद भी उतना नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ पाकिस्तान को इग्नोर करके पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। उसके तरफ देखना ही नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आतंकवादी भेजता है तो ठोकना भी भारत को आता है। अभी भारत ने काफ़ी आतंकवादियों को वहाँ सेट किया है, मतलब उनको ऊपर पहुँचाया है 72 हुरों के पास में। तो भारत अब इस चीज़ पे भी कड़ाई से काम कर रहा है और जिस हिसाब से भारत अभी चल रहा है, जिस हिसाब से भारत का रुतबा इंटरनेशनल एरिना में बढ़ रहा है, इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ रहा है, उससे मालूम चलता है कि भारत सुपर पावर तो नहीं बना है, लेकिन सुपर पावर की दौड़ में काफ़ी आगे निकल गया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे भारत का रुतबा और काफ़ी बढ़ने वाला है। और जिस हिसाब से और देश भारत को महत्व दे रहे हैं और भारत की महत्ता को समझ रहे हैं, भारत की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, इससे मालूम चलता है कि भारत बहुत जल्द सुपर पावर बनेगा, तीसरी इकोनॉमी भी बनेगा और सुपर पावर भी बनेगा। तो फिलहाल ये 3-4 घटनाएं थी जो मैं सोचा आपसे साझा करूं और उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने राष्ट्रवादी प्रेमी, राष्ट्रवादी बंधु, सनातन प्रेमी बंधु, इन सबको भी इस चैनल से रूबरू कराएं और हमारे इस वीडियो को साझा करें ताकि हमारा जो नैरेटिव है लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।